हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी खास क्लास में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम लाता रहूँगा। इसके पहले हम आपसे बात कर चुके हैं ऑलरेडी ऑन द पीएम स्वनिधि स्कीम पर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये दोस्तों ऐसी स्कीम है जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में और एज वेल एज आपके इंटरव्यूज में बड़ी पूछी आती है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं या इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारी बातें आपसे हम करेंगे। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। और कैसा वीडियो लगा प्लीज हमें बाद में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो गाइस, प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो पहला ही क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो योजना है ये कब लॉन्च हुई थी। देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है दोस्तों। तो ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द 28 अगस्त 2014 दोस्तों, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। कब लॉन्च हुई है? 28 अगस्त 2014 में दोस्तों। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है लोगों को बैंकों से जोड़ना। अगर हमारे देश में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जो बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें हम किस तरह से बैंक से जोड़ सकते हैं? ये स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम दोस्तों। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है प्रधानमंत्री जन योजना, यानी इसका ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक का अकाउंट बैंक में खुले। तो वह सिंपल सी बात है ना। देखो ये 14 की बात हम कर रहे हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार जानती थी कि भविष्य में हम क्या करने वाले, भविष्य में हम लोगों को डायरेक्ट डीबीटी देने वाले। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों एक बार की बात है, हमारे लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने एक बात बोली थी कि अगर सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए 1 रुपए खर्च करती है, 1 रुपए, तो पब्लिक तक केवल 25 पैसे पहुंचते हैं। बीच में जो बिचौलिए होते हैं ना, बिचौलिए, ये पैसे खा जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमारे देश में कई सारी स्कीम ऐसी हैं जो कैश मिलते थी। इवन मुझे याद दोस्तों है, एक बार क्लास 8th में मैंने एक कॉम्पिटिशन विन किया था अपने स्कूल में। तो मुझे मिलने वाले थे 20,000 रुपए, लेकिन मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो केवल 14,000 बचे थे कैश। बीच में बाबू ये लोगों ने खा लिया था, ऐसा होता था। सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे खत्म करने वाली थी। तो भारत सरकार स्कीम लेके आने वाली थी कि भारत सरकार जो भी आपको डेवलपमेंट स्कीम देगी इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों किसान सम्मान निधि, सीधे फार्मर्स के अकाउंट में 6,000 रुपीज डाल रही गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल विधवा पेंशन योजना, स्कॉलरशिप स्कीम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो हमारे अकाउंट में तब आ पाएगा ना जब हमारा अकाउंट बैंक में होगा। तो सरकार को यह मालूम था कि हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स आएंगी, और अगर पब्लिक का अकाउंट बैंक में नहीं होगा तो हम ये कैसे देंगे उनको, क्योंकि कैश में तो फिर क्या होता है, करप्शन होता है। तो सरकार ने हमें एक लालच दिया, जी हाँ लालच दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो भारत सरकार ने हमें स्कीम दी कि अगर हम लोग इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं तो हमें कई तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलियत मिलेगी। अब वो क्या मिलेगी, वो सारी बात हम करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि पब्लिक को बैंक से जोड़ना। जहां मैंने आपको समझाया कि सरकार डीबीटी करने वाली है, दैट्स वाई डीबीटी का फायदा तभी होगा जब पब्लिक का लार्ज अमाउंट में अकाउंट बैंक में होगा। तो पब्लिक को बैंक में ले जाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए ये स्कीम आई थी, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बोला कि सरकार ने इसमें कई तरह के लालच हमको दिए। लालच क्या दिए हम बात करेंगे उसकी भी। देखिए तो ये तो हमारी स्कीम दोस्तों गई, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या इसका उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन का आंसर है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम आई थी। लेकिन और भी पॉइंट है, देखो फॉर एग्जांपल इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी हमारे देश में ऐसे लोग जिनके पास अभी तक बैंकिंग सर्विस नहीं है, बिकॉज इनका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनको बैंक से जोड़ना ताकि हम उनको यूनिवर्सल एक्सेस दे पाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर भारत सरकार आपके अकाउंट में डाल रही पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन डाल रही है,
यानी इस अकाउंट खोलने से आपके अंदर डिजिटल लिटरेसी आती है। ठीक। थर्ड है प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई आपका जब ये अकाउंट खुल जाता है दोस्तों, तो आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना, तो भारत सरकार हमको इसमें लोन दे रही है, और लोन कहां आ रहा है? हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो भाई हमको लोन मिल जा रहा है और हमें इंश्योरेंस मिल रहा है। इंश्योरेंस के बारे में आगे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? इनकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन, फार्मर्स, लेबर्स एंड द वीकर सेक्शन। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम 14 की बात करते हैं ना, तो उस समय क्या था? जो पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, जिनके जो शहर में रहते हैं, बेसिकली जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा वैसा है, तो वो तो अपना अकाउंट बैंक में खोल लेते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय एक बड़ी पॉपुलेशन थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से थी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामीण एरिया, महिलाएं, लेबर क्लास, तो ये बैंकिंग सर्विस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। क्यों दोस्तों? देखो गाइस, अगर हम 2014 से पहले की बात करें, तो एक दिक्कत यह भी थी कि चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट खोलना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता था एडवांस अमाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं, तो यू विल हैव टू मेंटेन 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट, यानी अकाउंट खोलने के लिए ही आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। और इवन दोस्तों सरकारी बैंक की बात करें, आपको कम से कम 2,000 रुपए देने पड़ेंगे तब अकाउंट खुलेगा, और ये अमाउंट आपको हमेशा अपने अकाउंट में मेंटेन रखना पड़ता है। अब जरा सोचो दोस्तों कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है, तो अगर वो बैंक में जाएगा तो कैसे वो अपना अकाउंट खोलेगा? तो सरकार को यह भी देखना था कि भाई हमें ये सर्विस देनी है, लेकिन हमें देनी है अफोर्डेबल कॉस्ट पे, यानी हम महिलाओं को, फार्मर्स को, लेबर क्लास को, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, तो एससी कास्ट, एसटी कास्ट, तो इनको हम बैंकों से जोड़ें, तो हमें अफोर्डेबल अकाउंट देना पड़ेगा। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री जन योजना के। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इसे रट्टा मार सकते हो, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, तो मैंने आपसे क्या बोला कि सरकार ने हमें लालच दिया था। तो लालच क्या क्या था, आइए बात करते हैं आपसे। देखिए सबसे पहले गाइस क्या बोला गया है कि जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, सबसे पहले गाइस, ठीक है। तो अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवाते हो, तो आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो जीरो बैलेंस खुलेगा। जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपको अपने अकाउंट में कोई मिनिमम राशि मेंटेन रखनी नहीं है, लाइक 10,000, 5,000, 2,000, यानी ये सब अमाउंट छोड़िए, आप जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। इससे फायदा क्या है दोस्तों? तो इससे हमारे देश में ऐसे लोग जो बैंकिंग सर्विस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो बैंकिंग सर्विस अफोर्ड कर पाएंगे। मैंने क्या बोला था कि हमारा फोकस कहां पे? महिलाओं पे, फार्मर्स पे, लेबर्स पे, वीकर सेक्शन पे है, ताकि भाई जो महंगी सर्विस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सस्ते रेट पर, बिल्कुल जीरो बैलेंस पर जाए अपना अकाउंट खोल लें। अच्छा दोस्तों, अब ये जो अकाउंट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बीएसबीडीए बोलते हैं, ठीक है। यानी फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये जो हमारा अकाउंट खुलेगा जीरो बैलेंस का, नाम क्या होगा? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। नंबर 1 दोस्तों। नंबर 2, आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा दोस्तों, यानी ये अकाउंट आप खोल रहे हो जीरो बैलेंस में, और प्लस आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, अपने एग्जाम के फॉर्म भर सकते हो, और एटीएम मशीन से पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा दोस्तों, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। दोस्तों यहां पे ना आप लोग गलती कर जाते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, सबसे पहली बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवाया, तो भारत सरकार की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें दो अमाउंट है। देखो पहला अमाउंट है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए ये कब मिलता है? फॉर अकाउंट ओपन बिटवीन द 2014 टू 18। देखो भाई यहां क्या बात कर रहे हैं? यहां बात कर रहे हैं कि 1,00,000 रुपए उनको मिलता है जिनका अकाउंट दोस्तों, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल अगस्त 2014 से आपने अगस्त 2018 के बीच में आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो आपको मिलेगा 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस। और अगर आपका अकाउंट जो है वो 28 अगस्त 2018 के बाद खुला हुआ है, तब दोस्तों आपको मिलता है 2,00,000 रुपए मिलता है। तो ये एक चेंज है दोस्तों। हाँ, यानी कहने का मतलब हम इसे दो फेज में पढ़ रहे हैं। पहला फेज 2014 टू 18, और दूसरा फेज आफ्टर द 28 अगस्त 18 से लेके अब तक का दोस्तों। तो अगर आपने अपना बीएसबीडीए अकाउंट खुलवाया है अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना,
और ये खुलवाया 28 अगस्त के बाद, 18 के बाद, तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। नहीं तो फिर आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा अगर आपका अकाउंट इस विंडो में खुला है तो ये अमाउंट ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए भी है, 2 लाख भी है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अगर किसी पर्सन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट, भाई बीएसबीडीए वाला, तो सरकार की तरफ से 30,000 रुपए का उसको इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये सबको नहीं मिलता है। ये सबको दोस्तों नहीं मिलता है अगर आपने अपना अकाउंट दोस्तों खुलवाया है बिटवीन द 28 अगस्त 2014 से 14 से जैन नहीं, सुन ये गलत है, आपने 28 अगस्त 2018 तक अगर आपने ये अपना अकाउंट खुलवाया दोस्तों, तो आपको मिलेगा ये इंश्योरेंस 30,000 रुपए। और अगर आपका अकाउंट 28 अगस्त 18 के बाद है तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो जिन लोगों ने अपना अकाउंट, अपना बीएसबीडी अकाउंट अगर आपने 28 अगस्त 2018 के बाद खुलवाया है तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। जो 30,000 रुपए का मिलता है उनको मिलेगा जिन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब 14 से लेकर 18 तक जिन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया उनको मिलता है बस, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोस्तों, ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है और इसका अमाउंट है 10,000 रुपए। तो इस समय दोस्तों आपको जो मिलता है ओवरड्राफ्ट, ये मिलता है दोस्तों आपको 10,000 रुपए का, ठीक, आफ्टर अकाउंट रिमेन एक्टिव फॉर द 6 मंथ। अब ये कब मिलता है दोस्तों? तो भाई अगर आपके अकाउंट खुले हुए 6 मंथ हो गए और आपका अकाउंट वर्किंग में है, आप उससे काम करते हो, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट आज खोला और कल आप बैंक पहुंच गए कि लो भाई दो, तो आपको कम से कम 6 मंथ बिताना पड़ेगा और 6 मंथ में आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे अपने अकाउंट से। ऐसा भी नहीं है कि आपने अकाउंट खोल दिया फिर आप भूल गए और 6 महीने बाद आप बैंक के पास पहुंच रहे हो, ओवरड्राफ्ट दे दो, नहीं मिलेगा आपको। तो 6 मंथ आपका अकाउंट वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, मतलब इससे आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब गाइस मान लो कि 2 लोग पहुंचते हैं बैंक में फॉर द ओवरड्राफ्ट, तो प्रायोरिटी हमेशा महिलाओं को मिलेगी दोस्तों, प्रायोरिटी हमेशा महिलाओं को मिलेगी ओवरड्राफ्ट की। अब दोस्तों इसमें भी एक कहानी है। कहानी क्या पता है? देखो, जिन लोगों ने अपना अकाउंट 28 अगस्त 2014 से लेकर 28 अगस्त 2018 तक अगर आपने दोस्तों ये अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए का ही ओवरड्राफ्ट मिलता है, याद रखिएगा। और अगर आपका अकाउंट इसके बाद खुला हुआ है तभी आपको दोस्तों 10,000 रुपए का ओडी मिलेगा, यह भी ध्यान दीजिएगा। यानी यहां पे ओडी का भी अमाउंट 2 है, एक 5,000 रुपए और एक 10,000 रुपए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो 10,000 कब मिलेगा वो भी देख लीजिए। एक बात और दोस्तों, एक बात और, जब यहां पर हम बात कर रहे हैं 5,000 रुपए ओडी की, तो गाइस इसको लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 साल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं 10,000 रुपए की इस केस में, तो इस केस में आपकी मिनिमम एज दोस्तों, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज है दोस्तों वो यहां बढ़ा दिया गया है और यहां पर 65 साल कर दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं और अक्सर हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब नहीं छोड़ना है, अब सारे पॉइंट नहीं पढ़ने हैं हमें। तो ओवरड्राफ्ट में भी दोस्तों 2 कंडीशन यहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एलिजिबिलिटी, यानी वो कौन सा पर्सन है जो एलिजिबल है फॉर दिस अकाउंट। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि एनी इंडियन सिटीजन विथ अ वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी पहली बात आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और दूसरी चीज आपके पास वैलिड केवाईसी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके पास दोस्तों होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, माइनर अबव 10 इयर्स कैन ओपन अकाउंट, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आपकी एज 18 साल नहीं भी है, मान लीजिए भाई 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं माइनर बोलते हैं, यानी कहने का मतलब आपकी मिनिमम एज दोस्तों 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो अबव 10 इयर्स आप अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एज कुछ ऐसी नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, अकाउंट कैन बी ओपन इन द पब्लिक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक और पोस्ट ऑफिस। ये क्या बोल रहे हैं? ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो ये अकाउंट है वो आप किसी बैंक में खुलवा सकते हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, इवन दोस्तों पोस्ट ऑफिस में भी आपका अकाउंट खुलता है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं?
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, केवाईसी, यानी ये अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ भी है दोस्तों, और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ भी है दोस्तों, है ना, दोनों है। अगर हम वोटर आईडी की बात करें, ये भी दोस्तों आपका आईडी कार्ड भी होता है और आपका ये एड्रेस प्रूफ भी होता है, ठीक। नरेगा कार्ड, तो गाइस नरेगा की जो जॉब कार्ड है ना, जॉब कार्ड, इससे भी आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। पैन कार्ड, दोस्तों पैन कार्ड सिर्फ आपका एड्रेस प्रूफ होता है, ये आईडी प्रूफ नहीं होता है, ये ऑप्शनल है इसीलिए। पासपोर्ट, दोस्तों पासपोर्ट भी आपका आईडी प्रूफ भी होता है और एड्रेस प्रूफ भी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपका आईडी प्रूफ भी होता है, एड्रेस प्रूफ भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें से कोई दो आप इसमें से कोई आप दो लेके जाके बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन दो लेना है, ये नहीं कि सिर्फ आधार लेके गए। अगर आधार लेके जा रहे हो तो वोटर ले लो, पैन कार्ड ले लो, पासपोर्ट कुछ ले लो, तो आपको इसमें से दो डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं बैंक के पास और अपना अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे क्या बात हो रही है, अब यहां दोस्तों क्या बात हो रही है, देखो अभी हम लोग केवाईसी की बात कर रहे थे, तो हमारे देश में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका शायद केवाईसी ना हो दोस्तों, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है। तो क्या अगर किसी पर्सन के पास केवाईसी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या उसका अकाउंट नहीं खुलेगा? तो उसका भी अकाउंट खुल जाएगा दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्मॉल अकाउंट। हाँ, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे स्मॉल बीएसबीडीए, बीएसबीडीए, स्मॉल बीएसबीडीए। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन का मान लीजिए केवाईसी नहीं भी है, तो बैंक में जाके या फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस जाके वो ये अकाउंट खोल सकता है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्मॉल बीएसबीडी अकाउंट बोलेंगे। तो स्मॉल बीएसबीडी, अगर ये शब्द आप सुनते हो तो इसका मतलब दोस्तों कि भाई इस बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, केवाईसी नहीं है इसके पास। तो गाइस इस केस में अकाउंट आप खुल जाएगा, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ 12 मंथ तक वैलिड होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है कि स्मॉल बीएसबीडी का टेन्योर कितना होता है? 12 महीने होता है। तो अगर 12 महीने, अब 12 मंथ का मतलब क्या हुआ? यानी बैंक आपका अकाउंट खोल दे रही है और ये सिर्फ 12 मंथ तक वैलिड है, यानी बैंक आपको 12 मंथ का टाइम दे रही है कि आप अपना केवाईसी बनवा लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कैन बी एक्सटेंडेड विद द फुल केवाईसी, मतलब यानी 12 मंथ में अगर आप केवाईसी बैंक को दे देते हो तो आपका जो ये अकाउंट है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल बीएसबीडीए में, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो फिर ये बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? विड्रॉल लिमिट 10,000 रुपए पर मंथ। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर दोस्तों आपने अपना फुल केवाईसी दिया होता, फुल केवाईसी का मतलब नॉर्मल आपका बीएसबीडीए, तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, ठीक। लेकिन अगर आपने अपना केवाईसी नहीं दिया है और आपका स्मॉल बीएसबीडीए है, तो आप एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो बस अपने अकाउंट से, उसके ऊपर नहीं। ये लिमिट है, एक महीने में 10,000 रुपए आप निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल क्रेडिट लिमिट इज 1 लाख रुपीज अ ईयर। इसका मतलब दोस्तों अगर आप पैसे जमा करने जाते हो, पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से ऊपर जमा कर ही नहीं पाओगे। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। आगे देखो, बैलेंस लिमिट 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां पे आपने बोला टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए और फिर आप बोल रहे हो बैलेंस लिमिट 50,000 रुपए। देखो सुनो, जैसे मान लो मैं तुम्हारी बात करता हूं, ठीक है। तुम गए बैंक में और केवाईसी नहीं तुम्हारे पास, तो तुमने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खुलवाया, और क्या खुलवाया? विदाउट, ये वाला स्मॉल वाला, विदाउट केवाईसी। तो अब तुमको अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा करना है तो तुम मैक्सिमम 50,000 रुपए ही जमा कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं। अब मान लो तुमने 50,000 रुपए जमा कर दिए, तो इसके ऊपर तुम जमा नहीं कर पाओगे, यानी इस अकाउंट की जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है वो 50,000 रुपए है, ठीक है। अब तुमने 50,000 नहीं जमा कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने जनवरी मंथ में काम किया, तुमने 50,000 जमा कर दिया, अब तुम जमा कर नहीं पाओगे। तुम निकाल सकते हो, लेकिन मंथली तुम केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो तुमने जनवरी में 50,000 रुपए जमा किए, ठीक है। अच्छा अब छोड़ दो। अब दोस्तों तुमने फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में और जून मंथ में
तुम बैंक गए, तुमने 10 10 10 10 10 यानी तुमने जून मंथ तक तुमने 50,000 रुपए निकाल लिए। यानी गाइस क्यों? क्योंकि एक महीने में 10,000 से ऊपर आप निकाल नहीं सकते हो। तो अपने जून मंथ तक अपने पूरे पैसे निकाल लिए, यानी अकाउंट आपका जीरो हो गया। ठीक है, यानी अब आपको फिर अपना पैसा जमा करना है। तो आपने काम किया, आपने 50,000 फिर जमा कर दिया। आपने जुलाई मंथ में 50,000 फिर जमा कर दिया। तो 50 आपने पहले जमा किया हुआ था और 50 आपने अभी जमा किया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका 1,00,000 रुपए पूरा हो गया। यानी अब आप इसमें 1 रुपए भी जमा नहीं कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा ओवरड्राफ्ट की बात करें और डीप में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका अकाउंट 28 अगस्त 2018 के बाद खुला है तो आपकी जो ओडी लिमिट है वो 10,000 रुपए की है। ठीक है, 10,000 रुपए की है। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि ये तभी आपको मिलेगा जब आप 6 मंथ तक अपना अकाउंट ऑपरेट कर लेंगे, तभी मिलेगा। और अकाउंट शुड बी एक्टिव, और अकाउंट आपको एक्टिवली ऑपरेट करना है दोस्तों, है ना ये चीज। ठीक है, अच्छा, लिमिट 10,000 रुपए। और मैंने आपसे बोला था कि इसको लेने के लिए आपकी मिनिमम एज शुड बी 18 साल और मैक्सिमम 65 साल। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट 28 अगस्त 2014 के बाद खुला है सो गाइस तब आपकी लिमिट है 5,000 रुपए मैंने बोला था। और इसके लिए गाइस जो एज लिमिट है वो कितनी है? 18 से 60 साल है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों, क्या गया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो पहले जिसकी एज लिमिट थी 18 से 60 साल, अब इसकी लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? तो ये 65 साल कर दिया गया है। तो ये याद रखना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ये तभी आपको मिलेगा जब रेगुलर ट्रांजैक्शन आप करते रहोगे और महिलाओं को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी पुरुषों से। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब क्या आपसे बोल रहा है? इंश्योरेंस बेनिफिट। तो मैंने आपसे बोला एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपका अकाउंट 2014 से लेकर 18 तक है तो कितना? 1,00,000 रुपए। और अगर आपका अकाउंट 28 अगस्त 18 के बाद खुला है तो 2,00,000 रुपए। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। अगर आपका अकाउंट 14 से लेकर 18, और वो भी क्या, ये 18 हम क्या बोल रहे हैं, तो ये आपकी डेट है 28 अगस्त 18। अगर इस बीच में खुला है दोस्तों तो फिर आपका जो इंश्योरेंस है वो 1,00,000 रुपए का है एक्सीडेंटल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बदले में आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है। और अगर दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो आफ्टर 28 अगस्त 18 में खुला है, के बाद खुला है, तो फिर आपको 2,00,000 मिलता है जो मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, फिर देखो एक बार लाइफ इंश्योरेंस कवर। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका अकाउंट दोस्तों बिटवीन अगस्त 14 से लेके 28 अगस्त 18 तक के बीच में है तो 30,000 रुपए का मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कवर, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। अगर आपने अपना अकाउंट इसके बाद खुलवाया होगा तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अब दोस्तों? इनको मिलता है पेड ऑन द डेथ ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। इसका कहने का मतलब भाई लाइफ इंश्योरेंस कवर है ना, तो जब डेथ हो जाती है तभी तो मिलता है। ठीक है, और हाँ ओनली वन बेनिफिशियरी, हाँ ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें कंडीशन है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक परिवार में सिर्फ एक लोग को, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक परिवार है, एक फैमिली है, उसमें मान लीजिए एक फादर है, एक मदर है, 2 बच्चे हैं, 4 लोग रहते हैं फैमिली में, और फादर जो है वो हेड है। अब चारों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है दोस्तों। तो अब कंडीशन ये बनती है दोस्तों कि इसमें अगर मान लीजिए मृत्यु होती है किसी की, तो मृत्यु में केवल पैसा उसको मिलेगा जो कि आपका हेड ऑफ द फैमिली होगा और वन बेनिफिशियरी। यानी एक परिवार में सिर्फ एक लोग को ही मिलता है लाइफ इंश्योरेंस, और वो भी हेड ऑफ द फैमिली की मृत्यु मिलता है। यानी अगर एक परिवार में 4 अकाउंट है और हेड ऑफ द फैमिली की मृत्यु हो जाती है, पैसा मिल जाता है, फिर अब पैसा नहीं किसी को मिलेगा, ये भी पॉइंट है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक फैमिली में सिर्फ एक लोग को मिलता है, वो भी हेड ऑफ द फैमिली की मृत्यु पे मिलता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपसे बोला था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शिफ्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी एडल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, जब यह स्कीम आई थी 28 अगस्त 2014, ठीक, तो दोस्तों ये स्कीम आई थी यहां से लेकर 28 अगस्त 18 तक आई थी। ठीक है, तो जब ये स्कीम दोस्तों आई थी
तो उस समय सरकार का टारगेट था एवरी हाउस होल्ड, यानी सरकार का मानना यह था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू हम ऐसा काम करेंगे कि कम से कम एक परिवार में एक लोग का अकाउंट तो खुल ही जाए, एक परिवार में एक लोग का अकाउंट खुल जाए। फिर दोस्तों क्या हुआ, जब ये टाइम बीता तो भारत सरकार ने स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। यानी गाइस जब हम बात करते हैं आफ्टर 28 अगस्त 2018, तो भारत सरकार ने अब क्या है, अपना अप्रोच शिफ्ट कर लिया है एवरी एडल्ट दोस्तों। यानी अब हमारी सरकार क्या बोलती है कि नहीं भाई, अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एवरी एडल्ट का है, यानी भारत में जितने भी एडल्ट हैं 18+ उनके पास उनका अकाउंट होना चाहिए। तो यहां पे भारत सरकार के अप्रोच में चेंज आया है। पहले अप्रोच था एवरी हाउस होल्ड, अब हो गया एवरी एडल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। स्लोगन दोस्तों, क्या स्लोगन है इस अकाउंट का, तो मेरा खाता भाग्य विधाता इज द स्लोगन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्लोगन है ये, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो स्कीम है इसे भारत में इंप्लीमेंट कौन करता है, कौन इसे भारत में लागू करता है, तो गाइस देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्कीम किसके अंडर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके अंडर में आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या देखो, तो हमने आपको बताया कि भाई आपको इसमें 2 लाख रुपए का मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आपके पास जो डेबिट कार्ड है, एटलीस्ट 1 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द रुपए डेबिट कार्ड इन द लास्ट 90 डेज, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन है, इसका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुला हुआ है आफ्टर द 28 अगस्त 2018, यानी ये पर्सन एलिजिबल है फॉर द 2 लाख रुपीज इंश्योरेंस। लेकिन दोस्तों जो इसे रुपए डेबिट कार्ड मिला हुआ है, इसने कभी इसका यूज किया ही नहीं। तो जब इसका एक्सीडेंट होगा तो ये चेक किया जाएगा कि क्या इसने अपने रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है, वो भी एक्सीडेंट होने से 90 दिन पहले, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर। अगर ये है दोस्तों तभी इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर किसी पर्सन ने ये डेबिट कार्ड यूज नहीं किया है, ये यूज किया है दोस्तों 90 दिन से पहले यूज किया है, तो उसे नहीं मिलेगा। यानी कि एक्सीडेंट से लेकर 90 दिन काउंट किया जाएगा, और इस बीच में आपका एटलीस्ट एक बार ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस इंश्योरेंस कवर के लिए। तो ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सो गाइस यहां पे हमारी ये इंफॉर्मेशन एंड होती है। आई होप गाइस कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन समझी होगी, और मैंने आपके कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जाम तक के पॉइंट और इंटरव्यू तक के पॉइंट मैंने आपके क्लियर करवा दिए होंगे। तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको अभी ऑफर दे रही है, आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए 1999 में, 1999 में 1 साल के लिए। हाँ, हमारा कोड है AVP, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाएंगे, कोड हमारा AVP लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे तीसरे स्कीम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।